हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप सब? आशा है ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा, आज की जो हमारी कार्यपत्रक 38 कक्षा 10वीं के लिए कन्यादान, जो कि आज हमारी नई कविता शुरू हो रही है। सबसे पहले बेटा आपको इसमें अपना नाम, विद्यार्थी का नाम, उसके बाद यहाँ अध्यापिका का नाम, फिर आगे बेटा जैसे कि ये कविता आज हमारी नया विषय शुरू हो रहा है, तो कवि है इसके ऋतुराज। तो ऋतुराज जी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। एक तो ऋतुराज जी का जो जन्म है वो 1940 में भरतपुर में हुआ और उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी की एमए किया और 40 वर्ष तक उन्होंने अंग्रेज़ी साहित्य का ही अध्यापन कार्य किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी कविताओं का, अपनी रचनाओं का जो विषय बनाया है, जो लोग मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए पे रहते हैं, उनके प्रति चिंताएं प्रकट करके उन्होंने अपने लेखन का विषय बनाया है। कविताओं में उन्होंने दैनिक जीवन का जो यथार्थ है उसे प्रस्तुत किया है और हमारे आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं, सामाजिक शोषण, ऐसे विडंबनाओं पर उन्होंने अपनी निगाह डाली है और अपनी जो रचनाएं हैं उनमें इसको स्थान दिया है। यही कारण है कि जो उनकी भाषा है वो अपने परिवेश, अपने वातावरण और लोक जीवन से बहुत जुड़ी हुई है। उनके 8 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें मरण, धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखार बिंद ये प्रमुख हैं। उन्हें बहुत से पुरस्कार, जिनमें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। बेटा, ये तो था कवि परिचय। इसके बाद थोड़ा सा हम कविता का परिचय भी दे देते हैं कि कविता हमारी क्या है। कन्यादान शीर्षक कविता जो है ऋतुराज द्वारा रचित है, ये तो आपको पता चल ही गया है। इस कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटाकर सीख दे रही है। समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी बहुत से प्रतिमान गढ़ दिए जाते हैं, जो आदर्श के में एक बंधन होते हैं, आदर्श के रूप में एक बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमज़ोरी का भास छिपा रहता है। क्या है? कोमल बताते हैं, लेकिन उसी में उसकी कमज़ोरी भी है औरत की। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसे आदर्श का प्रतिकार है कि लड़की है लेकिन लड़की जैसा दिखाई नहीं देना। एक कविता में अंतिम पंक्तियों में एक आदर्श के रूप में ये प्रतिकार हुआ है, बताया गया है। बेटी माँ के सबसे निकट और सुख दुख की साथी होती है, जिसके कारण उसे ये अपनी अंतिम पूंजी लगती है। कविता में भावुकता ही नहीं बल्कि माँ के जो संचित अनुभव है और उनकी जो पीड़ा है उसका बड़ा ही वास्तविक रूप से अभिव्यक्ति की गई है इस कविता में कि माँ ने सिर्फ भावुक जो माँ हो जाती है बेटी की विदाई पे वही नहीं बताया है, लेकिन माँ ने जो अपने अनुभव संचित किए हैं, संग्रह किए हैं अपने जीवन से, जो उसने सीखा है, उसकी जो पीड़ा है, उसकी वास्तविकता उसकी भी उसने अपनी बेटी को बताई है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति कवि की बहुत ही गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। तो ये थी बेटा हमारी कविता का संक्षिप्त परिचय। अब हम कविता की ओर, अपनी वर्कशीट की ओर बढ़ते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि द्वारा रचित, ये ऋतुराज द्वारा रचित कविता में माँ और पुत्री का उस समय का वर्णन है जब पुत्री को विदा करती है माँ और उसे भविष्य के बारे में शिक्षा देती है। वो उसे आदर्श के स्थान पर यथार्थ में जीने की सीख देती है। क्या कहती है माँ कि लड़की का जो विवाह है वो माँ के लिए एक कन्यादान की तरह है। ऐसा प्रतीत होता है कि लड़की उसके जीवन की संचित अंतिम पूंजी है और उसे भी वो दान में दे रही है, जिसका दुख अत्यंत प्रामाणिक का मतलब वास्तविक है। उसका जो दुख है वो वास्तविक है, स्वाभाविक है। तो क्या कहती है कि लड़की का विवाह
किया है और उसे दान में देते वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा है, एक तो जो उसको दुख हो रहा है वो स्वाभाविक है, वास्तविक है कि वो बेटी को दान में दे रही है, उसको विदा कर रही है और उसे ऐसा लगता है कि ये उसकी अंतिम पूंजी है जो उसने अपने पास संचय करके रखी थी, अब वो इसको विदा कर रही है। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। यहाँ पे कह रही है कि लड़की जो है वो बड़ी तो हो गई है लेकिन अभी सियानी समझदार नहीं हुई है। यहाँ शब्दार्थ दिए हैं बेटा, ये आप देख सकते हो। प्रमाणिक प्रमाणों से सिद्ध अर्थात वास्तविक, सियानी समझदार, आभास एहसास होना, वाचना पढ़ना, लयबद्ध सुर ताल। कहते हैं कि लड़की अभी बड़ी तो हो गई है लेकिन अभी सियानी नहीं हुई है, अभी इतनी भोली सरल थी, भोली सरल कि वो एकदम से अभी भोली भाली है कि उसे दुख का आभास तो हो, सुख का आभास तो होता था। सुख का कहने का अर्थ ये है कि जैसे बेटी को पाल पोस कर माँ बड़ी करती है, वो घर में ही रहती है, कहीं बाहर नहीं जाती, उसे दुनिया नहीं देखी, उसने घर के बाहर की दुनिया कैसी होती है इसके बारे में उसे नहीं पता है। हर समय वो घर में रही है और घर में उसे सुख का एहसास ही होता है लेकिन दुख वाचना नहीं आता। वाचना मतलब उसे पहचान नहीं है, पढ़ना नहीं आता कि आने वाला जो समय है वो कैसा आने वाला है। और क्योंकि वो घर में रही है और जब तक आप दुनियादारी समाज में नहीं निकलोगे आपको संपूर्ण रूप से पता ही नहीं चलेगा कि सुख और दुख क्या चीज़ है, दुख क्या है। क्योंकि जब हम घर में रहते हैं तो हमें तो हमेशा माता पिता सुख का ही एहसास होने देते हैं, दुख क्या है इस चीज़ के बारे में हमें पता भी नहीं चलने देते। बेटा इसमें नीचे व्यवहार दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं और मेरी एक ऑडियो भी सुन सकते हैं कि बेटी को सिर्फ खुशियाँ घर में मनाई जाती हैं, खुशियों का सामना करना पता है, सुख का पता है, लेकिन दुख का अभी तक उसे कभी परेशानियों का कोई भी सामना नहीं हुआ है, इसलिए उसे दुख के बारे में पता ही नहीं है। दुख उसको वाचना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। यहाँ पे कभी कहना चाहता है कि वो घर से बाहर जो दुनिया है उसके लिए एक धुंधली तस्वीर है, क्योंकि वो तो घर में ही रहती हैं। उस धुंधली तस्वीर में वो ठीक से देख ही नहीं पा रही कि बाहर जो है वो घर क्या है, बाहर की दुनिया कैसी है, बाहर की दुनिया में वक्त कैसे गुजारना है, उसको इसके बारे में पता ही नहीं है क्योंकि वो तो घर में ही रही है। और जब तक बेटा आप संपूर्ण रूप से तभी विकसित हो सकते हो जब हम समाज में आते हैं, समाज की परिस्थितियों का सामना करते हैं। इसलिए उसे अपनी बेटी जो है वो भोली सी लगती है और सुखों की कल्पना में वो जी रही है, बेटी माँ को ऐसा प्रतीत होता है। बेटा ये था पद्यांश आपका। आगे चल रहे हैं हम प्रश्न उत्तर की तरफ। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? बेटा इसका प्रश्न का उत्तर है कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही है क्योंकि उसके चले जाने के बाद माँ खाली हो जाने वाली है, माँ के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अब उसके सुख दुख बांटने वाला भी कोई नहीं रहेगा। माँ को बेटी सबसे प्यारी होती है, इसलिए उसे अपनी बेटी पूंजी की तरह प्रतीत होती है। अब वो अपनी बेटी को दूसरों के हाथों में सौंप देगी, जिससे कि उसे ऐसा लगता है कि मेरी ये अंतिम पूंजी अब किसी और के हवाले हो जाएगी। आपके विचार से लड़की को दुख वाचना क्यों नहीं आता? बेटा ये इसका उत्तर है कि लड़की जो है वो अभी बड़ी तो हो गई है लेकिन समझदार नहीं हुई है। इसका अर्थ क्या है कि उस लड़की ने अभी दुनियादारी की दृष्टि से ज़्यादा अपने आप को नहीं परखा है, वो केवल सुख ही सुख देख रही है, दुख से उसका कोई भी वास्ता नहीं पड़ा है, इसलिए उसे दुख की पहचान नहीं है। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना उचित है या नहीं? बेटा आप इसका उत्तर खुद लिख सकते हैं कि ये उचित है कि नहीं है।
वैसे मेरे अनुसार तो ये उचित नहीं है। क्यों? कि कन्या कोई दान करने की वस्तु नहीं है कि उसको वस्तु समझ के उसका दान दिया जाए। कन्या का अपना एक अलग अलग अस्तित्व भी है। आगे भाव स्पष्ट कीजिए। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। बेटा ये जो पंक्तियां हैं इसका आपको भाव स्पष्ट करना है कि लड़की की जो छवि है वो इसमें उभरती है। कैसे? कि लड़की सीधी सादी और भोली भाली है, उसे जीवन का कोई अनुभव नहीं है, दुख से भी उसका अभी पाला नहीं पड़ा है, उसे केवल सुखों का एहसास है। वे ये सोच रही है कि उसके पति से उसे भरपूर प्यार मिलेगा। तो जो लयबंद पंक्तियों का अर्थ वो ये है कि उसको अपने पति से सुख प्यार सब मिलेगा, लेकिन ये क्या है? वो अपनी मधुर कल्पना में ही खोई हुई है। उसके आगे धुंधले प्रकाश की एक दुनिया की तस्वीर है जिसमें उसे कल्पना उसकी ज़्यादा है कि उसे सुख मिलेगा, उसको प्यार मिलेगा, लेकिन वो क्या है? वो तो भोली भाली है, उसे जीवन का कोई अनुभव नहीं है, दुख से उसका पाला नहीं पड़ा है। बेटा अंतिम प्रश्न है, विवाह के समय कोई माँ अपनी बेटी को क्या क्या सीख देती है? ये प्रश्न आप खुद करिएगा। वैसे ऑनलाइन कक्षा में हमने इस पे चर्चा की थी, बच्चों ने बहुत अच्छे से इसके उत्तर दिए थे कि माँ क्या क्या सीख देती है। कि ससुराल में सबको अपना समझना, माँ सास ससुर की सेवा करना, ये सारी जो भी सीख माँ विदाई के समय देती है वो इसमें आप लिख सकते हैं। बेटा आशा है आपको ये समझ आ गई होगी वर्कशीट। जो ऑनलाइन बच्चे नहीं जुड़ पाए उनके लिए ये वर्कशीट है, आप सुनिए समझिए, और फिर भी नहीं समझ आता तो मुझे मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद।